सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। छह सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है गंगा, नौका संचालन पर लगी रोक। कैंडल जलाकर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। विश्व दृष्टि दिवस पर आंखों के प्रति जागरूक करने के लिए भिकारूपुर क्षेत्र से निकाली गई जागरूकता रैली। और दरबीशायर क्लब के द्वारा स्वर सम्राट किशोरदा की मनाई गई 35वीं पुण्यतिथि। और अब समाचार विस्तार से। पहाड़ों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और सहायक नदियों में बढ़ा हुआ जलस्तर दोबारा बाढ़ आने की चुनौती दे रहा है। पहाड़ों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बरसात के बाद गंगा और गंगा की सहायक नदियों में बाढ़ दोबारा आने के बाद बढ़ा हुआ जलस्तर लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण नाव संचालन गुरुवार की सुबह से प्रशासन द्वारा फिर से बंद कर दिया गया है। गुरुवार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 66.46 मीटर पर पहुंच गया था। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर आगे भी बढ़ता रहा तो बाढ़ की सूरत दोबारा बन सकती है। गंगा में बाढ़ और नौका संचालन बंद होने के बाद देव दीपावली की तैयारियां प्रभावित हो गई हैं। इस सीजन में लगातार तीसरी बार ऐसा मौका आया है जब गंगा में नौका संचालन बाढ़ की वजह से बंद कर दिया गया। गुरुवार की सुबह गंगा का जलस्तर 66.46 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु के काफी करीब है। ऐसे में बाढ़ के दोबारा खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने वाराणसी में नौका संचालन पर सीजन में तीसरी बार प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार से अब गंगा में नौका संचालन अगली सूचना तक प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा नौका संचालन बंद होने की सूचना के बाद नौका संचालकों में काफी मायूसी है। दरअसल नौका संचालन इस बार 3 बार बंद हो चुका है। लगभग माह भर तक संचालन बंद रहने की वजह से नौका संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ चुका है। वहीं लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा में अनोखे जल उत्सव देव दीपावली के आयोजन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई नौका संचालकों ने बुकिंग रद्द किए जाने की जानकारी भी दी है। अगर बाढ़ का यही हाल रहा तो देव दीपावली पर्व पर नौका संचालन में काफ़ी दिक्कत आएगी और खतरा बना रहने की वजह से गंगा में नौका संचालन से पर्यटन सीजन भी इस बार ढीला रहने की उम्मीद बनने लगी है। संचालकों के अनुसार आगे भी गंगा में नौका संचालन बंद रहा तो पर्यटक इस बार कम आएंगे और त्योहारी सीजन में कमाई भी पूरी तरह प्रभावित होनी तय है। गंगा मैया का जो महिमा है, अब इसके आगे अब क्या बोल ही सकते हैं। ये जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तीसरी बार बढ़ रहा है ये गंगा का जलस्तर। आज से जिला प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है, बोट संचालन बंद कर दिया हुआ है। और उसके बाद फिर अब हम लोगों का वाराणसी का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल देव दीपावली आता है, हम लोग उसके आश्रय रहते हैं। उस टाइम की हम लोग बुकिंग लिए हुए थे, तो बुकिंग वाला जिससे लिए हुए तो उनका भी कॉल आ रहा है। न्यूज़ में आज दिया कि बोट्स राइड बंद है, चल रहा है। तो हमसे पूछा कि कितने दिन तक का ऐसा चलेगा। हम बता नहीं सकते कि उन लोग को ये पानी का गंगा का जलस्तर कब कम होगा। तो बुकिंग जितना हुआ वो भी कहीं कैंसिल करना पड़ा। विश्व दृष्टि दिवस पर आंखों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उमा प्रेम नेत्रालय द्वारा चितईपुर से सुंदरपुर तक जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे पर आंखों के प्रति जागरूक करने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, नेत्र विशेषज्ञ, उमा प्रेम नेत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों व स्थानीय लोगों के साथ उमा प्रेम नेत्रालय चितईपुर से भिकारीपुर होते हुए सुंदरपुर तक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बताया कि रैली निकालने का मुख्य संदेश यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आंखों में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, जिससे उनकी रोशनी अधिक उम्र तक बरकरार रहे। विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य लोगों को आंखों की सेहत के बारे में बताना और जागरूक करना है। सुरक्षात्मक कदम उठाने, नियमित जांच, उपचार और जरूरी परहेज से आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती हैं। आजकल लोगों की दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि उनका पूरा दिन लैपटॉप और फ़ोन पर गुजरता है और यह आंखों की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। इससे होने वाली समस्याएं बड़ों में ही नहीं, उन बच्चों में भी दिखाई दे रही हैं जो फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड साइट डे पूरे विश्व में अक्टूबर के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसमें इस बार की थीम है लव योर आइज़। और हम देखते हैं आजकल बच्चे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसमें स्क्रीन टाइम के लिए मैंने बताया है कि स्क्रीन टाइम कम रहे,
कि 5 साल से कम के बच्चे हैं तो स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ाना चाहिए। मोतियाबिंद से रिलेटेड बीमारी है, आप आँखों की समय से जांच कराएं। डायबिटीज़ से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। अगर हम देख रहे हैं तो आजकल बहुत सारे व्यक्तियों को डायबिटीज़ हो जाती है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का सीधा असर आँखों के पर्दे पे पड़ता है, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। तो इसका 40 के आसपास अगर हम हैं तो अपनी आँखों की नियमित जांच कराएं। अगर हम आँखों की जांच के बारे में बात करें तो हम अपने जीवन काल में 3 बार जांच करानी चाहिए। एक तो है स्कूलिंग एज लगभग 5 साल के आसपास, दूसरी है 25 साल के आसपास क्योंकि उस समय हम लोग जॉब लगती है और कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस समय एक बार आँख टेस्ट कराना चाहिए और एक बार ढलती उम्र हो तब, जैसा कि 40 ईयर के आसपास। तो ये नियमित जांच कराने से हम आँखों की कोई भी समस्या या किसी भी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। स्वर सम्राट किशोर कुमार की 35वीं पुण्यतिथि पर डर्बीशायर क्लब द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। डर्बीशायर क्लब ने स्वर सम्राट किशोर दा की 35वीं पुण्यतिथि पर क्लब अध्यक्ष शकील जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा के पवित्र कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डर्बीशायर क्लब के सदस्यों द्वारा किशोर दा के चित्र पर माला फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। किशोर दा के गाय गीतों को भी याद किया गया, जिससे उन्होंने अपने गायकी का परचम लहराया है। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील जादूगर ने बताया कि जहां किशोर दा पैदा हुए हैं भोपाल में, वहां से वाराणसी के लिए कोई जहाज सेवा नहीं है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते हम लोग मांग करते हैं कि भोपाल से वाराणसी और वाराणसी से भोपाल का जहाज सेवा शुरू किया जाए, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। के लिए उन्होंने जो गीत गाए हैं और हिंदुस्तान के हर भाषा में किशोर दा ने एक कठिन से कठिन गाना गाया है। एक चतुरनाथ बड़े होशियार वाला गाना आप देख लीजिए, कितना कठिन गाना है कि कोई भी कलाकार या गायकार बहुत मुश्किल से गा सकता है। और किशोर दा का फिल्म अंदाज में ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होना होगा किसने जाना, मौत आनी आएगी एक दिन, जान जानी आएगी एक दिन, और ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बहुत अच्छे अच्छे गीत उन्होंने गाया है। आज हमारे बीच में नहीं है, खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि वाराणसी के अंदर हम ये प्रोग्राम किशोर दा की पुण्यतिथि पर आज हम उनसे मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश और वाराणसी से एक एयरबेस जो है, एक वायु में एयरबेस जो है जहाज़ के, क्योंकि बनारस से भोपाल के लिए कोई जहाज़ नहीं है। और जो भी दर्शनार्थी हैं तमाम लोग जो है भोपाल से बनारस आना चाहते हैं, बनारस से भोपाल जाना चाहते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि किशोर दा के इस पुण्यतिथि पर आप एक कम से कम वाराणसी से भोपाल के लिए, भोपाल से वाराणसी के लिए एक प्लेन उनके नाम से शुरू किया। मिर्जा मुराद के भिखारीपुर गांव स्थित डीह बाबा मंदिर प्रांगण में मोमबत्ती जलाकर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। मिर्जा मुराद क्षेत्र के भिखारीपुर गांव स्थित डीह बाबा मंदिर प्रांगण में कैंडल जलाकर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर हुए सपा संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान उनके मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री रहते हुए किए गए कार्यों को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी जब पहली बार सीएम बने तो उन्होंने पंचायती राज में आरक्षण लागू किया, जिससे आज प्रदेश के लाखों दलित और पिछड़े पुरुष, महिला, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष बन पा रहे हैं और प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्ग का विकास हो पा रहा है। उनके रक्षा मंत्री रहते देश के लिए शहीद हुए सैनिकों का शव उनके घर भिजवाने की व्यवस्था को याद कर लोगों ने कहा कि आज उनके प्रयास से देश के किसान और गरीब का बेटा अगर देश की सेवा करते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार और गांव वाले अंतिम दर्शन कर लेते हैं। सभा का संचालन आदर्श यादव ने किया। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान बच्चालाल यादव, सुशील यादव, ग्राम प्रधान रामशरण यादव, कल्पनाथ यादव, दयाशंकर यादव, राजकुमार गुप्ता, शिव मंदिर यादव आदि लोग मौजूद थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के देहांत के बाद तमाम उनके समर्थकों ने यहाँ पे उपस्थित होकर उनके तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए और तमाम उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा चलाई गई नीतियों से, तमाम हुए विकास से, तमाम शोषितों, दलितों, पिछड़ों के हुए उद्धार पर चर्चा किया और एक प्रण लिया कि मुलायम सिंह यादव जी के विचारधारा
शिवपुर क्षेत्र के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को काशी के लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम सब के बीच में वह शख्सियत अब नहीं रहे जो उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल थे। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव सच्चे समाजवादी नेता थे। समाज हित के लिए उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ऐसे महान समाजवादी नेता के बताए गए मार्ग पर चलने का हम सभी संकल्प लेते हैं। इस कार्यक्रम में इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा, भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शिवपुर मनोज लाल यादव, आलोक यादव, समर गुप्ता, हर्ष मिश्रा, पीयूष मिश्रा, शमशेर खान आदि लोग शामिल थे। नेताजी जैसा न कोई नेता आज तक हुआ था, अब न कभी हो पाएगा। और अखिलेश यादव जी तो काफ़ी ठेस पहुंचाया है उन्होंने। उनका ये मानना था कि मुख्यमंत्री ये दोबारा बने, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। काफ़ी गलतियां थी अखिलेश यादव जी की पिछले विधानसभा चुनाव में। देखते हैं आगे ऐसा न करें। हमारे माननीय श्रद्धेय नेताजी को आज हम लोग नम आँखों से भावभीनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। और दिल में बहुत दुख है नेताजी का जाना। और नेताजी का जाना हमारे देश को और उत्तर प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुआ है। और हमारे नेताजी माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जो कि पूरे देश के दिलों में बसते थे, आज नेताजी का जाना सबको दुखी कर गया है। और हम भगवान से कामना करते हैं कि हमारे श्रद्धेय नेताजी को अपने श्री चरणों में जगह दें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 2013 से ही छात्रा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा वर्ष 2013 में छात्रा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
विगत 9 वर्षों में प्रतिवर्ष 100 से अधिक छात्राओं को 2 सप्ताह का मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात छात्राओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता रहा है। विगत वर्ष कुलपति द्वारा आयोजकों को निर्देशित किया गया कि इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं को भी सम्मिलित किया जाए, इसलिए इस वर्ष से महाविद्यालय की छात्राओं को भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष मार्शल आर्ट की एक विधा आइकिडो के सिद्धस्थ खिलाड़ी व प्रशिक्षक सेंसई जेम्स फ्रीडमैन कैलिफोर्निया अमेरिका तथा सेंसई डीवी राय चेयरमैन आइकिडो जेयू फोरम इंडिया को छात्राओं को प्रशिक्षण देने हेतु आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपनों को मूर्त रूप देने हेतु महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण आयोजन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आनंदीबेन पटेल कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश ऑनलाइन माध्यम से अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगी। इस 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 200 छात्राओं को प्रतिदिन आइकिडो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 15 अक्टूबर को प्रशिक्षु छात्राओं हेतु सेल्फ डिफेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस विषयक कार्यशाला आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा की ममता रानी सहित कुल 6 वक्तागण प्रशिक्षु छात्राओं के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, छात्रा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा 14 से और 16 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें जो काशी विद्यापीठ से हमारे महाविद्यालय संबद्ध हैं, स्पेशली जो महिला महाविद्यालय हैं, उनकी बच्चियां भी हमारे उसमें आ रही हैं। हमने लगभग 200 सीट रखी हैं, उसमें से 50 जो हैं वो हमारे मुख्य परिसर की होंगी और बाकी 150 या 200 जितनी भी बच्चियां आती हैं वो संबद्ध महाविद्यालय से। इस जो प्रशिक्षण है इसमें बच्चियों को आत्मरक्षा के कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी और जैसे पिछले 9 सालों में हम लोग करते थे, केवल 100 बच्चियों को हम लोग कर पाते थे। इस बार हमने संख्या बढ़ाई है, 200-250 बच्चियां इस बार प्रशिक्षण ले पाएंगी। इसके साथ ही साथ इस प्रशिक्षण को और थोड़ा सा उसका स्कोप भी बढ़ाया गया है। पहले हम केवल आत्मरक्षा के बारे में ही बताते थे, इस बार हमें इसे 3 आयामी इसका स्वरूप होगा। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर को नैक द्वारा प्रथम चक्र में ही प्रतिष्ठित ए ग्रेड प्रदान किया गया। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर वाराणसी को प्रथम चक्र में ही नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक द्वारा प्रतिष्ठित ए ग्रेड प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में कॉलेज के चेयरमैन दीपक मधोक ने बताया कि सन 2000 में स्थापित सनबीम कॉलेज भगवानपुर का उद्देश्य शुरू से ही छात्राओं के रचनात्मक व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। सनबीम कॉलेज छात्राओं के शैक्षणिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे आज की चुनौतियों का सामना कर सकें, जिसका आधार भारत की सांस्कृतिक विरासत में मजबूती से निहित है। कॉलेज के योग्य और उत्साही शिक्षक शिक्षण और अनुसंधान के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। गत 28 व 29 सितंबर 2022 को 3 सदस्यीय नैक पीयर टीम के निरीक्षण व सत्यापन के उपरांत आज सनबीम कॉलेज भगवानपुर की ग्रेडिंग नैक द्वारा जारी की गई है। नैक द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित ए ग्रेड सनबीम कॉलेज की गुणवत्ता युक्त शिक्षण प्रणाली की प्रतिबद्धता, सनबीम कॉलेज से जुड़े हजारों परिवार का प्रेम व सहयोग एवं विगत 2 वर्षों से कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों व मैनेजमेंट की अथक मेहनत का फल है। महाविद्यालय की इस उपलब्धि में महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में संचालित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल IQAC का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सनबीम शिक्षण समूह के निदेशिका भारती मधोक ने इस अवसर पर कॉलेज के सभी कर्मचारियों को एक टीम की तरह काम करने की प्रशंसा की, साथ ही इस उपलब्धि पर बधाई दी एवं कहा कि महाविद्यालय ने पूरे पूर्वांचल में उत्कृष्टता का नया मानक स्थापित किया है। समूह की सह निर्देशिका प्रतिमा गुप्ता, महाविद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर मधुरिका सिंह एवं प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने महाविद्यालय की पूरी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी एवं आगे भी उत्कृष्टता के नए मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। सनबीम समूह की 50वीं जयंती पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर को नैक की टीम ने विजिट किया था और उनकी टीम ने नैक एक्रेडिशन जो दिया है वो ए का दिया है, ए रैंक दिया है, जो इस प्रदेश में पहला निजी महाविद्यालय है छात्राओं का जिसको कि ए का
नैक द्वारा दिया गया है। ये करीब 2.5 वर्षों की प्रक्रिया थी और इसमें 4 चरणों में इस प्रक्रिया को पूर्ण करना था और काफ़ी पेपर वर्क था। 1000 पन्नों का पेपर वर्क शुरू में होता है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सनबीम की 50वीं जयंती पे कि हमारे कॉलेज को, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारे अध्यापकों को, उनकी परिश्रम को नैक की टीम ने देखा, जाना और पुरस्कृत किया ए ग्रेडिंग के साथ। इसके लिए सभी विद्यालय परिवार, महाविद्यालय परिवार के सदस्य, अभिभावक, अध्यापक, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर मधुलिका मैम, प्रतिमा मैम जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो, और यहाँ के प्रिंसिपल कॉलेज की विभा मैम, ये सब बधाई की पात्र हैं जिनके अथक प्रयास से इतनी बड़ी उपलब्धि इस कॉलेज को मिली और छात्राओं की, बेटियों की एजुकेशन में, महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा काशी की गरिमा में एक अधिकार के रूप में ये प्रस्तुत हुआ है। विद्युत मजदूर पंचायत द्वारा सैलरी की मांग को लेकर नागरिक विद्युत वितरण मंडल शाखा में धरना प्रदर्शन दिया गया। सिगरा स्थित नागरिक विद्युत वितरण मंडल शाखा में विद्युत मजदूर पंचायत द्वारा सैलरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि सैलरी नियमित नहीं मिल रही है, जिसको लेकर आज दूसरा दिन हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जोनल मंत्री विद्युत मजदूर पंचायत तपन चटर्जी ने बताया कि कंप्यूटर संचालक और संविदा कर्मियों द्वारा सैलरी न मिलने से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग अधिकारियों को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोगों का बकाया धनराशि नहीं मिलता है, तो हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन कंप्यूटर ऑपरेटर के बकाया धनराशि के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा कर्मी या कोई भी कर्मचारी का वेतन नियमित नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। वहीं वेतन रोके जाने पर उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता, मुख्य अभियंता, प्रबंधक निदेशक इसके लिए जिम्मेदार हैं। धरना प्रदर्शन ये मेरे कंप्यूटर ऑपरेटरों का 6 महीने से वेतन अभी तक मिला ही नहीं। ये क्या खाएंगे, इनकी परिवार क्या करेंगे, इनकी बच्चे के स्कूल से नाम कट रही है। इस कारण इनके यहाँ हम लोग संवाद करने बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जो है सिवाय विवाद के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो अगर ये जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं करते हैं, हम लोग इसी प्रांगण में अपनी धरना को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते जाएं। ट्रेन में यात्रा के दौरान उचक्कों द्वारा यात्रियों के उड़ाए गए 50 मोबाइलों को कैंट जीआरपी ने बरामद करके उनके स्वामियों को सौंपा। ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी के मामले में कैंट जीआरपी ने 50 मोबाइल बरामद किए। यह मोबाइल विभिन्न जिलों के यात्रियों के यात्रा के दौरान उचक्कों ने उड़ा दिए थे। किसी का बैग चोरी हुआ तो उसमें रखा सामान भी चोर लेते गए थे। जीआरपी कैंट के प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह ने बुधवार को मोबाइल स्वामियों को सूचना देकर विभिन्न जिलों से बुलाया। इसके बाद उन्हें उनके मोबाइल सौंप दिए गए। मोबाइल मिलने पर यात्री खुश हो गए। सभी यात्रियों ने जीआरपी कैंट को धन्यवाद दिया। मोबाइल मिस हो गए थे और जिनको पुलिस ने, जीआरपी पुलिस ने ढूंढ के अथक प्रयास करके उनको बुला के इनके सबूत किया जा रहा है। लगभग कितनी मोबाइलें हैं? ये 50 मोबाइलें हैं। कितना कुछ लगा है मोबाइल पहुंचाने में, देने में कितना प्रयास? इसको ढूंढने में काफ़ी प्रयास किया गया है हमारे कर्मचारियों द्वारा, अधिकारी कर्मचारी द्वारा, और ढूंढकर फिर इनको फ़ोन करके बुलाकर इनके आज सुपुर्द किया जा रहा है। वर्षों से खस्ता हाल रहे 670 मीटर लंबे पीली कोठी डिगिया मार्ग के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्षों से खस्ता हाल रहे पीली कोठी डिगिया मार्ग की सूरत बदलने वाली है। 670 मीटर लंबी सिंगल लेन सड़क की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए 60.13 लाख रुपए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। महापौर मृदुला जायसवाल ने बुधवार को निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। सड़क का निर्माण होने से आवागमन में सहूलियत होगा। शिलान्यास के अवसर पर मेयर ने कहा कि इस सड़क से बचपन की यादें जुड़ी हैं। मैं इस सड़क से आती जाती थी। वर्षों से यह सड़क दुर्दशाग्रस्त था। इसके निर्माण के लिए प्रयास किया गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें सहयोग किया। इसका परिणाम यह रहा कि सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई। उन्होंने कहा कि 5 साल का कार्यकाल बीतने को है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य कराया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए शिलान्यास का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह जारी है। हमने प्रण लिया था कि 90 वार्डों में एक समान विकास कार्य करेंगे। ये रोड की दशा बहुत ही खराब थी, तो ये मन में हमेशा था कि जब भी मैं काम करूंगी तो ये रोड जरूर बनवाऊंगी। तभी पार्षद जी लोगों ने
विवेक जायसवाल जी ने, अफजाल जी ने ये रोडों के लिए बात किया कि मैम इसको भी बनवाइए। तो ये मैं किसी, समझ लीजिए, वार्ड के अंतर्गत काम नहीं कर रहे थे, जनता के लिए काम करना था हमें कि ये रोड पे जो भी चले, हर कोई चले तो ये को याद आए कि ये रोड कैसी थी और कैसी बन गई। इसलिए हम लोगों ने ये काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अफजाल जी को और विवेक जायसवाल को। इस काम में आप लोगों ने भले ही थोड़ा सा डिलेट किया, लेकिन अच्छा काम करवाया मेरे हाथों से। पार्षद अफजाल अंसारी ने कहा कि 3 साल से सड़क निर्माण के लिए प्रयासरत था। काफ़ी जद्दोजहद और प्रयास के बाद 15वें वित्त आयोग से सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिली। सड़क पर आवागमन दूभर था, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बहुत जल्द शानदार सड़क बनकर तैयार होगी। निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता को देखते हुए इसी हफ्ते से काम शुरू कराया जाएगा। सड़क बनने से क्षेत्रीय जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी मेयर को। और 3 साल से मेरा प्रयास था। ये आदमपुरा थाने से लेकर डिग्गिया चौराहे तक 695 सेंटीमीटर ये रोड है और इसकी लागत है 60,13,000। और काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी जिद्दोजहद के बाद ये मेरी रोड सेंक्शन हुई 15वें वित्त आयोग से। हम अपने सारे अधिकारियों के, हम अपनी महापौर को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले दिन में हमारे इलाके की जो जनता है, आपने ये रोड की हाल देखा है, ये रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, ये रोड पर आना जाना दुर्भर हो गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।